नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ज्योग्राफी ऑप्शनल की पूरी तैयारी करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लाया है आपके लिए बिल्कुल फ्री कोर्स। उसी कड़ी में हम लोग सबसे पहले करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे जाएंगे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस यानी कि यूपीपीएससी और बीपीएससी के। तो पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे पिछले 5-6 सालों के और पूरा ट्रेंड एनालाइज करेंगे कि कैसे कैसे सिलेबस को पढ़ना है यहाँ पे, और फिर पूरा कोर्स करेंगे। उसके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक सारी दे दी गई है आपको। वीडियो पूरा देखिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और प्लस अपना फीडबैक कमेंट सजेशन जरूर दीजिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन की बेल जरूर दबा लीजिए। फ्री वाले टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन करना है और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मुशीर खान स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेंस डिस्कशन सीरीज़ में। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोस्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमारा मैप से रिलेटेड होता है, यूपीएससी 2014 में पूछा गया था, जहां पर हमें कुछ प्लेसेस के बारे में पूछा गया और उनसे रिलेटेड फिजिकल, इकोनॉमिकल, कमर्शियल, इकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल और कल्चरल इन्फॉर्मेशन हमसे 30 वर्ड्स में एक्सप्रेस करने के लिए कहा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, नोक्रेक। अगर हम नोक्रेक की बात करें तो यह एक नेशनल पार्क भी है और यह मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स में लोकेटेड है। 2009 में इसे यूनेस्को से सर्टिफाइड भी किया गया। और अगर हम इसकी और ज्योग्राफी की बात करें तो सोमेश्वरी एक इसकी प्रोमिनेंट रिवर है इस रीजन की, जो कि नोक्रेक नेशनल पार्क के अंदर से बहती है। अब अगर हम देखें सेकंड, तो सेकंड की बात करें अगर तो गोरखनाथ पीक। तो यह जो पीक है यह गुजरात के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो कठियावाड़ रीजन है उसकी जो गिरनार हिल्स हैं, यानी कि जो वहाँ पर गिरनार पर्वत मिलते हैं, उनकी एक चोटी का नाम है गोरखनाथ पीक। बहुत सारे लोग इसमें ये भी कंफ्यूज हो सकते हैं गोरखपुर से कि गोरखपुर के आसपास कहीं ये पीक होगी, पर ऐसा नहीं है। जो हम बात करें इसी गोरखनाथ पीक की, तो इसकी जो हाइट है वो 1117 यानी कि 1117 मीटर। और ये जो गोरखनाथ पीक का रीजन है, इसी रीजन में गिर टाइगर रिजर्व भी सिचुएटेड है। तो ये हमारे पास गोरखनाथ पीक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। थर्ड को देखते हैं, इंदिरा किलाद्री। इंदिरा किलाद्री पीक अगर हम बात करें तो यह एक माउंटेन रीजन है जो कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में है। और यह एक, ये कहा जाए कि पिलग्रिम स्टेट भी है या फिर पिलग्रिम सेंटर भी है। पिलग्रिम यानी कि किसी धर्म से संबंधित। और सबसे अधिक जो यहाँ पर फेमस है इंदिरा किलाद्री पीक के बारे में, तो वो कनक दुर्गा का मंदिर जो कि कृष्णा नदी की बैंक पर सिचुएटेड है। तो ये इंदिरा किलाद्री पीक के बारे में इंफॉर्मेशन। और अगर हम फोर्थ देखें तो पोलावरम कई बार न्यूज़ में लगातार आता रहता है या फिर कहीं ना कहीं उसका हमें डिस्कस होता हुआ वो दिखता ज़रूर है। तो पोलावरम के बारे में अगर हम बात करें तो यह एक मल्टीपर्पज़ नेशनल प्रोजेक्ट है जो कि गोदावरी रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है। अगर हम इसकी बात करें एग्जैक्टली तो इसके अंदर ईस्ट गोदावरी और वेस्ट गोदावरी जो कि डिस्ट्रिक्ट हैं आंध्र प्रदेश के, उसमें ये बन रहा है। और इसी के बारे में ये भी कहा जाता है कि पोलावरम का जो हमारा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होगा, तो जो हमारा NW4 है वह भी इससे लिंक होगा। अब हम चलते हैं फोर्थ पे, फोर्थ पोलावरम, यानी कि अब हम चलते हैं फिफ्थ पे, तो अनाईमुडी। तो अनाईमुडी की अगर हम बात करें तो अनाईमुडी केरल के अंदर, केरल में मिलेगी हमें। और साथ ही साथ ये वेस्टर्न घाट्स और सदर्न इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो अनाईमुडी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है। अब हम देखते हैं इन प्लेसेस को मैप पे। अगर हम मैप पे इनको देखें तो जो हमारी लोकेशन है इन सारी प्लेसेस की, तो सबसे पहला हमसे पूछा गया है नोक्रेक। तो नोक्रेक हमें यहाँ कहीं मिलेगा, यानी कि मेघालय रीजन में। नोक्रेक के बाद हमसे पूछा गया गोरखनाथ पीक। तो गोरखनाथ पीक यहाँ कहीं मिलेगी हमें।
इस पॉइंट पे हमें कहीं ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये कठियावाड़ रीजन है और इसी के बीच में हमें मिलती है गोरखनाथ पीक। अब अगर हम थर्ड की बात करते हैं यानी कि इंद्राकिलाद्री पीक के बारे में, तो इंद्राकिलाद्री पीक यहाँ कहीं मिलेगी हमें। अगर हम बात करते हैं पोलावरम की, तो पोलावरम इससे और ऊपर यहाँ कहीं हमें पोलावरम मिलेगा। अब हम बात करते हैं अनैमुडी की, तो अनैमुडी हमें केरल में यहाँ मिलेगी। तो यह कुछ हमारे मैप से रिलेटेड प्लेसेस और उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि पूछी गई थी यूपीएससी 2014 में। चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि हमारा टॉपिक है हाइड्रोस्फीयर, और उससे जुड़ा पहला क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा हाइड्रोस्फीयर से पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 2, एन अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ओशियन फ्लोर, सागरीय नितल की बनावट का विवरण दीजिए। यह क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीएससी 2014 में। तो बात करते हैं इसके स्टार्ट की, या फिर हम इन कुछ इंट्रोडक्शन के फैक्ट्स को अगर हम देखें, तो जैसे कि अगर हम कॉन्टिनेंट्स को देखते हैं यानी कि प्रायद्वीप को देखते हैं, तो हमें यहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती हैं। जैसे कहीं पे डेजर्ट है, तो कहीं माउंटेन्स हैं, तो कहीं प्लेन्स हैं, तो रिवर्स हैं, तो कहीं पर हमें वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं। यानी कि कुछ इसमें डाइवर्सिटीज़ हैं, विविधता हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हमें लैंडफॉर्म्स मिलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम बात करें ओशियंस की यानी कि महासागरों की, तो जो उनके नितल हैं वहाँ पर भी हमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ मिलती है देखने के लिए। अब जो ये हमारे ओशियन की डाइवर्सिटीज़ हैं ये हमें कैसे पता चली, या फिर हम अगर बात करें तो हमने क्यों ऐसा हुआ कि हमें इनके जो ओशियन बॉटम रिलीफ्स हैं उनके बारे में जानने की ज़रूरत पड़ी। तो हुआ कुछ ऐसा कि जैसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ तो उस टाइम पे सबमरीन्स का इन्वेंशन हुआ। तो जब सबमरीन्स यानी कि पनडुब्बी जिसे आप लोग जानते होंगे, तो जब सबमरीन का इन्वेंशन हुआ तो इनको ट्रायल के लिए समुद्रों में उतारा गया। तो जब समुद्र में उतारा गया तो वहाँ पर ये देखा गया कि काफ़ी ज़्यादा जो सीज़ के बॉटम्स हैं, ओशियंस के बॉटम हैं, वहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं। यानी कि कहीं कहीं पर आपको खूब बड़े बड़े माउंटेन्स तक नीचे देखने को मिलते हैं। तो जब ये हमें पता चला कि नीचे का रिलीफ एक सा नहीं है, तो जियोग्राफर्स क्या थे, उनको स्टडी करना स्टार्ट कर दिया और फिर धीरे धीरे पता लगाया कि हमारे ओशियन रिलीफ्स कैसे हैं। तो जो ओशियन रिलीफ्स हैं उससे हमें बहुत सारी जो ज्योग्राफी की थ्योरीज़ हैं उनके बारे में भी पता चलता है। जैसे कि अगर हम बात करें सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ट्रेंचेस हैं, तो इन सब का जो हमारे लैंडफॉर्म्स जो हम क्रस्ट के ऊपर बनते हुए देखते हैं उन सब की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। तो जैसे कि अगर मैंने आपको ये कुछ एक इंट्रोडक्शन की बात बताई कि हमें ओशियन के रिलीफ्स क्यों इतने ज़्यादा डाइवर्स मिलते हैं, तो जो हमारा ओशियन फ्लोर है इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो इसकी डेप्थ है यानी कि जो गहराई है ये अप्रॉक्सीमेटली 3 to 6 किलोमीटर तक गहरा देखने को मिलता है। अगर हम बात करें ओशियन बॉटम रिलीफ की, तो बहुत बड़े बड़े यहाँ पर भी हमें मैदानी क्षेत्र देखने को मिलते हैं। यानी कि महासागरों के नीचे बहुत बड़े बड़े मैदानी क्षेत्र भी मिलते हैं। और जो ये हमारे ओशियन रिलीफ्स हैं इसमें हमें छोटे छोटे हिल्स यानी कि हम उनको पर्वत, या फिर अगर हम बात करें तो उच्च भूमियाँ यानी कि हाईलैंड्स की बात करें तो ऐसा भी कुछ देखने को मिलता है। और इन सब का जो रिज़ल्ट है वो ये सब क्यों फॉर्म्ड हो गए, तो उसका एक सबसे बड़ा जो रिज़ल्ट है वो प्लेट टेक्टोनिक्स है, जिसकी वजह से वॉल्केनिज़म होता है। वॉल्केनिज़म जिसे हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के ऊपर भी देखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमारे ओशियंस के नीचे भी वॉल्केनिज़म्स होते हैं। तो उन वॉल्केनिज़म के होने से बहुत सारे ओशियन रिलीफ्स जो हैं उनका फॉर्मेशन होता है। और इरोजन्स यानी कि कुछ अपरदन की क्रियाएं भी हैं, उनके कारण भी ओशियन के जो रिलीफ्स हैं वो इतने अलग अलग हमें बनते हुए दिखते हैं। तो ये हम कुछ अपने इंट्रोडक्शन में दे सकते हैं बातें। अब अगर हम बात करें इनके बॉडी की और मेन डिस्कशन पॉइंट्स की, तो जो हमारा ओशियन रिलीफ है उसको मेनली 4 डिवीजन्स में बांटा गया है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो पहले आप एक इमेज देखें यहाँ पे। तो जैसे आप अगर देखें तो एक कॉन्टिनेंटल जैसे रीजन है, तो यहाँ कहीं बिल्कुल ऐसे ही हमें इस एंड पे भी कॉन्टिनेंटल रीजन मिलेगा। तो जो हमारे महासागर हैं और समुद्र हैं, अगर हम इनके नीचे देखें तो देखिए आप इनका जो ओशियन रिलीफ है उसमें कितनी ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। अब ये क्यों फॉर्म होते हैं, कैसे इसके डिवीज़न करे गए हैं, उन्हीं पे हम बात करते हैं।
तो जो सबसे पहला डिवीज़न है उसको हम नाम देते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यानी कि प्रायद्वीपीय पेटी। कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहने का सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि ये हमारे कॉन्टिनेंट यानी कि प्रायद्वीपीय क्षेत्रों से जुड़ी होती है। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि जो इनके ढलान हैं वो बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं होते हैं, धीरे धीरे मतलब स्लोली, और एक मॉडरेट और जेंटल स्लोप इनमें हमें देखने को मिलता है। जो हम इनकी अगर हम ब्रॉडनेस की बात करें, चौड़ाई की बात करें, तो जो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है इसकी जो हमें चौड़ाई देखने को मिलती है, यानी कि लेंथ की बात करें, तो 80 से 1500 किलोमीटर तक मिलती है। पर यह वेरी भी करती है अलग अलग रीजन्स में। लेकिन जो हम सबसे पहले अगर हमारे कॉन्टिनेंट से हम महासागरों या समुद्रों में उतरेंगे तो सबसे पहले हमें मिलेगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ। थोड़ा और आगे जाएंगे तो वहाँ जाने के बाद हमें मिलेगा कॉन्टिनेंटल स्लोप। अब कॉन्टिनेंटल स्लोप में सबसे बड़ी बात एक ये, जो उसकी स्लोप्स हैं वो स्टीप हैं, यानी कि एकदम गहरे हैं। और मेनली अगर हम इसको देखें तो जो हमारे ये ओशियन के बेसिन हैं, ठीक, इन बेसिन क्षेत्रों को ये कॉन्टिनेंटल शेल्फों से जोड़ती है। अगर हम देखें तो जैसे ये हमारे बेसिन क्षेत्र, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और इन दोनों को जो जोड़ेगा तो ये हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप होगा। और इसके बारे में भी ये कहा जाता है कि इनकी जो गहराई है वो 200 मीटर, यानी कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद से 3000 मीटर आगे तक मिलती है। जो हमारा अगर हम बात करें जो इसका एरिया है वो लगभग ये कहा जाता है कि 85% तक हमें कुछ ऐसा ही रीजन देखने को मिलता है। अब अगर हम थर्ड डिवीज़न की बात करें, जिनको हम लोग कहते हैं गहरे सागरीय मैदान या फिर डीप सी प्लेन्स, तो अगर हम डीप सी प्लेन्स की बात करें तो यहाँ पर ये रीजन आएंगे, यानी कि बिल्कुल गहरे गहरे क्षेत्र जहाँ पर सिर्फ मैदानी मैदान, यानी कि एक प्लेन्स टाइप का रीजन हमें देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा जब कभी भी हमारे इन क्षेत्रों से हमारे सेडिमेंट्स मूव करते हैं तो वो इन्हीं मैदानी क्षेत्रों में जाकर जमा होते हैं। अब जब ये धीरे धीरे जमा होते रहते हैं तो यही जब इनका वेट बढ़ने लगता है ओशियंस के नीचे, तो ये प्लेट्स के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं और उससे हमें प्लेट टेक्टोनिक्स के मूवमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर है हमारा डीप सी प्लेन्स का। अब अगर हम बात करें तो सबसे लास्ट जो इसका फोर्थ डिवीज़न होगा उनको हम ओशियन डीप के नाम से भी जानते हैं, यानी कि महासागरीय गर्त। सबसे गहरा रीजन जो होगा वो हमारा ओशियन डीप के नाम से जाना जाएगा, और ये 3 से 5 किलोमीटर तक लगभग गहरे होते हैं। अब अगर हम देखें तो जैसे इन गहरे वाले क्षेत्रों की बात करें तो जैसे कि हमारे पास ये ट्रेंचेस वाले रीजन हैं, ये भी इसी में आएंगे। साथ में एक हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट जो नाम आता है बार बार, तो उनके बारे में ये कहा जाता है मिड ओशियानिक रिज, जो यहाँ पर दिखाई गई है। यानी कि हर एक ओशन के जो मिड रीजन होगा उसमें एक कटक पाई जाएगी, और उस कटक से लगातार वॉल्केनिज्म के थ्रू मैग्मा बाहर आता होगा और फिर वो स्प्रेड होता चला जाएगा ओशियन पे। तो मिड ओशियानिक रिज हमें जितने भी ओशियंस हैं हमारे, जैसे कि अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, तो उसमें हमें एक MOR मिलती है, यानी कि मिड ओशियानिक रिज मिलती है, और वहाँ से हमें वॉल्केनिज्म का प्रोसेस होता हुआ दिखता है। अब अगर हम बात करें तो एबिसल प्लेन, यानी कि यह रीजन अगर हम देखें तो एबिसल प्लेन के नाम से जाना जाएगा। फिर गायोड्स की बात अगर हम करते हैं तो गायोड्स मेनली ये छोटे छोटे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, इन पर्वतीय क्षेत्रों के जो ये माउथ पॉइंट होते हैं इनको गायोड्स कहा जाता है। फिर कैनियन भी हमें मिलेगा, और साथ ही साथ कोरल रीफ्स। तो अगर हम कोरल रीफ्स की बात करें, यानी कि प्रवाल भित्तियों की बात करें, तो वो भी हमें ओशियानिक रीजन्स में ही देखने को मिलेंगी। तो यह सारे रिलीफ थे और कुछ ऐसी आकृतियाँ जो हमें महासागरों के नीचे मिलती हैं। तो इन सबको हम एक ब्रीफ लाइन में लिख सकते हैं कि कौन कौन कहाँ पर कैसे एक्सपेंड करेगा, क्या उनके फीचर्स होंगे, उनका क्या यूटिलिटी है और क्यों वो बनते हैं, तो इनको हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अब अगर हम बात करें इनके समराइज़ करने के लिए, तो उसमें ये बात की गई है नितल की बनावट का विवरण। तो जो विवरण दिया गया, यानी कि उसमें हमने ये सारे रिलीफ्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। तो ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पूछा गया था UPPSC 2014 में। अब अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 3, गिव एन अकाउंट ऑफ जनरल रिलीफ ऑफ ओशियन बेसन, और बिल्कुल सेम ऐसे ही एक क्वेश्चन
यूपीपीएससी 2017 में पूछा गया कि जो हमारे ओशियन के रिलीफ्स हैं तो उनमें कौन कौन से नाम आएंगे। तो यहाँ पर हम ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द रिलीफ फीचर्स ऑफ इंडियन ओशियन फ्लोर। हिंद महासागर की तली के उच्चावच स्वरूप के वर्णन कीजिए। तो जैसे अगर हम देखें जो ऊपर के क्वेश्चंस थे उनमें सिर्फ ओशियन फ्लोर्स के बारे में बात की गई, लेकिन अब स्पेसिफिकली पूछता है कि जो इंडियन ओशन है उसके रिलीफ फीचर कैसे हैं। तो अगर हम इसको स्पेसिफिकली बात करें तो कुछ इंट्रोडक्शन में जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में लिखा वैसे ही लिख सकते हैं। साथ में अब हम जो इसके मेन पॉइंट्स में आएंगे तो सबसे पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात करें तो जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात करते हैं तो जो इंडियन ओशियन के रिलीफ हैं उसमें जो ईस्टर्न साइड जैसे जो हमारी इंडियन कंट्री है तो इंडिया के 50 किलोमीटर तक हमें एक्सपेंशन मिलता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का ईस्टर्न साइड में। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम वेस्टर्न साइड की बात करें तो वेस्टर्न साइड में हमें जो एक्सपेंशन मिलता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का वो ज़्यादा मिलता है, यानी कि 150 किलोमीटर्स तक देखने को मिलता है। अगर हम बात करें तो जो हमारा डेल्टा रीजन है कॉन्टिनेंटल शेल्फ में जैसे कि गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो हमारा ईस्टर्न साइड पे है तो अगर उसका एक्सपेंशन देखें तो हमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ में वो 30 to 35 किलोमीटर तक एक्सपेंशन देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंडियन ओशन के स्पेसिफिकली रिलीफ की बात की जा रही है। अगर हम देखें जो हमारा एवरेज स्लोप है तो जो एवरेज स्लोप है वो हम सब जानते हैं कि जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ये थोड़ा सा टिल्ट है और टिल्ट ईस्टर्न साइड यानी कि ईस्ट की साइड ये थोड़ा झुका है। तो जो ईस्ट की साइड ये थोड़ा झुका है तो इसके अंदर 21 डिग्री तक का स्लोप देखने को मिलता है। अब अगर हम देखें तो जो ये हमारा ईस्टर्न साइड का रीजन है यानी कि ऊपर बंगाल, उड़ीसा उधर के रीजन में तो वहाँ पे टिल्टनेस 21 डिग्री और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ चलते चले जाएंगे तो वहाँ पर इसमें जो टिल्टनेस है उसमें कमी आती जाएगी। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के जो ऊपरी भाग है वहाँ तो 21 डिग्री तक स्लोप है और जब हम नीचे की तक पहुँचते हैं तो 10 डिग्री तक हमें इसका स्लोप देखने को मिलता है। अब अगर हम इन्हीं कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात करें तो जो हमारा अंडमान निकोबार का रीजन है, लक्षद्वीप का रीजन है, गल्फ ऑफ मन्नार यानी कि मन्नार की खाड़ी जो श्रीलंका के और भारत के बीच में है, वहाँ पर हमें कोरल रीफ्स मिलती हैं और बहुत सारे कोरल रीफ्स के आइलैंड्स हमें जैसे लक्षद्वीप का रीजन है तो वहाँ पर हमें कोरल रीफ्स के रीजन्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम देखें तो ये मेनली वेस्टर्न साइड ईस्टर्न साइड का रीजन है इंडिया के। अगर हम इसके वेस्टर्न कोस्ट की बात करें इंडिया के तो वहाँ पर जो हमें इंडियन ओशियन फ्लोर में जो हमें एक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है वो ये देखने को मिलती है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं फॉल्टिंग है, यानी कि वो रीजन होगा जब हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट हमारा गोंडवाना लैंड से टूटा होगा तो उसके बाद का कुछ फॉल्टिंग रीजन हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद बात करें तो नेक्स्ट रीजन आएगा कॉन्टिनेंटल स्लोप और इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप रीजन है इंडियन ओशियन के अंदर वो अप्रॉक्सीमेटली जो उसका परसेंटेज है वो 6.5% है। तो यह कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको बताई इंडियन ओशियन के ओशियन बॉटम रिलीफ के बारे में। अब अगर हम मिड ओशियानिक रिज की बात करें तो जो इंडियन मिड ओशियानिक रिज है इंडियन ओशन में ये हमारा जो इंडिया का सदर्न टिप है यानी कि जो ये वाला भाग यहाँ से ये एक्सपेंड हमें होती हुई दिखती है अंटार्कटिका में साउथ रीजन तक। तो यहाँ पे हमें ऐसे मिड ओशियानिक रिज मिलेगी। अब अगर हम इंडियन ओशियन फ्लोर की बात करें तो जो हमें ट्रेंचेस मिलती हैं, गर्त मिलती हैं, तो उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट नाम आता है जावा ट्रेंच का जिसकी हमें जो डेप्थ है यानी कि गहराई है वो 7450 मीटर। और इम्पॉर्टेंट की बात करें अगर तो मॉरिशियस ट्रेंच है, वो भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो हमारे इंडियन ओशन में मिलती है। फिर अगर हम बात करें तो ऑब ट्रेंच वो भी हमें इंडियन ओशन में ही मिलती है। अब अगर हम रीजन्स की बात करें तो जो इसका बेसिन रीजन है तो अगर हम ईस्टर्न साइड पे जाएंगे तो ईस्टर्न साइड में जो हमें ओशन बेसिन रीजन है वो ओमान है, अरेबिया है, सोमालिया है। और अगर हम वेस्टर्न रीजन की तरफ जाएंगे तो हमें मॉरिशियस, मैस्करीन हाई, अटलांटिक और अंटार्कटिक बेसिन
यानी कि जो हमारा इंडियन ओशन है, अगर हम इस इंडियन ओशन को ऐसे डिवाइड करें तो जो इसका ईस्टर्न साइड और एक ये रीजन वेस्टर्न और ये रीजन ईस्टर्न, तो जो ईस्टर्न साइड है यहाँ पे ओमान, अरेबिया, ये सब हमें बेसिन में रीजन में मिलेंगे और ये हमारे वेस्टर्न रीजन। तो ऐसे हम कुछ अपना इंडियन ओशियन की स्पेसिफिक रिलीफ्स के बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पूछा गया था बीपीएससी 6062 में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Examine the prospects of development of the Ganga river as an important inland water transport route in near future. निकट भविष्य में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में गंगा नदी के विकास के संभावनाओं की परीक्षण कीजिए। यूपीपीएससी 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम देखें तो ये हमारे एक इकोनॉमिकल ज्योग्राफी की बात करें अगर हम, तो ट्रांसपोर्ट की, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है इंडिया में, अगर हम देखें तो जो इसका शेयर है वो सिर्फ 1% है और इंडिया में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का जो स्कोप है वो इससे कहीं ज़्यादा है। तो अगर इनलैंड ट्रांसपोर्ट को बहुत अच्छे से डेवलप किया जाएगा तो जो हमारा रेलवे के ऊपर लोड है उससे भी कम किया जा सकता है और जो हमारा वाटर इनलैंड ट्रांसपोर्ट होगा ये चीपर भी होता है और इजी भी होता है। अप्रोचेस भी इसकी काफ़ी इंटीरियर तक मिल जाती हैं क्योंकि जहाँ जहाँ रिवर होके आती है वहाँ वहाँ तक हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो हमारा इनलैंड वाटरवे है तो एक तो ये इकोनॉमिकली चीपर हो गया जो इसका एक सबसे बेस्ट पार्ट है। अगर हम इसके सेकंड की तरफ चलते हैं बेस्ट पार्ट पे, तो एक सबसे अच्छा ये, इससे पॉल्यूशन में कहीं ना कहीं कमी आएगी और इसको एक ग्रीन मोड माना जाता है क्योंकि जो हमारा पॉल्यूशन है, जैसे कि अगर हम ट्रेन की बात करें या हम रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हमें उसमें डीजल जलाना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी अगर हम जलाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी भी कहीं ना कहीं कोल से प्रोड्यूस होती है। तो जो हमारा पॉल्यूशन का लेवल है वाटरवेज के माध्यम से वो काफ़ी कम है। तो ये सब बेस्ट पार्ट हैं हमारे इनलैंड वाटरवे के। तो अगर हम अपने इस क्वेश्चन में चलें तो हम देखें कि निकट भविष्य में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में गंगा नदी के विकास के संभावनाओं की परीक्षण करने की बात करता है। यानी कि जो हमारा इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में हम पहले तो ये बता सकते हैं कि ये हमारे लिए क्यों यूज़फुल है, स्कोप क्या है इंडिया में, और फिर अगर हम बात करें तो इसके फर्दर डेवलपमेंट्स में क्या क्या और चीज़ें की जा सकती हैं और इनसे क्या हमें अफेक्ट हमारी इकोनॉमी पे पड़ता हुआ दिखेगा। तो जैसे ये तो कुछ हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट हो गए। अगर हम इसके और बात करें डेवलपमेंट्स की तो 1986 में इंडियन इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का बनाया गया था और जिसका सिर्फ यही काम था कि जो इनलैंड वाटरवेज हैं यानी कि अंतर्देशीय जो जल परिवहन के मार्ग हैं उनका विकास करना, उनका कंट्रोल करना यानी कि नियंत्रण और रेगुलेट करना, यानी कि उनका किस तरीके से कहाँ कहाँ पर उनकी पहुँच होगी और कहाँ कहाँ पर पहुँच नहीं होगी। तो ये कुछ इंडियन इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी के द्वारा किए जाने वाले कार्य थे और इसने NW1 जो कि 1920 किलोमीटर का है, जो कि गंगा के ऊपर ही बना हुआ है, एक डिक्लेयर्ड किया इनलैंड वाटरवे। अब अगर हम देखें तो ये इलाहाबाद से हल्दिया तक के रीजन को जोड़ता है। अब इलाहाबाद से हल्दिया तक के रीजन को जोड़ता है तो इसमें हम फर्दर भी डेवलपमेंट में अगर हम देखें तो सबसे पहला हल्दिया से फरक्का तक का रीजन है एक इसका डिवीज़न, फिर इसका फरक्का से पटना का रीजन है, फिर पटना से इलाहाबाद का रीजन है। तो अगर हम इस तरीके से हम इसको डिवीज़न को कैलकुलेट करते हैं तो एग्जैक्टली ये 1500 अराउंड हमारा इसकी लेंथ होगी। पर अगर हम बात करें इसके ओवरऑल की तो ये कहा जाता है 1920, यानी कि इसकी जो सब ब्रांचेज हैं उनको भी मेज़र कर लिया गया है। अब जो हमारे इनलैंड वाटरवे हैं ये हमारा जो सब्जेक्ट होता है स्टेट का होता है कि इसके अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी डेवलपमेंट्स है वो स्टेट ही करेगा। तो यह हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो हम इसके अंदर लिख सकते हैं। फिर अगर हम देखें तो जो इनलैंड वाटरवेज हैं, इनलैंड वाटरवेज के ऊपर सबसे पहले फोकस किया गया था 7th 5 ईयर प्लान में। अब फ्यूचर डेवलपमेंट की बात करें जो हमें इससे बेनिफिट होगा तो सबसे पहली बात ये कि अगर NW1 बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा तो ये काफ़ी डेंसर रीजन से चलता है। जैसे कि आप अगर कनेक्टिविटी देखें
तो जो हमारा गंगा का रीजन है, इलाहाबाद से लेके जैसे यूपी का रीजन आया, तो वहाँ पर हमें काफ़ी कनेक्टिविटी मिलेगी, कानपुर, इलाहाबाद, फिर हम आगे चलेंगे अगर तो बनारस, ऐसे आगे चलते चलते होते पहुँचेंगे तो पटना, पटना से फिर आगे चलेंगे तो फरक्का। तो ये जितना भी रीजन है ये सब हाईली पॉपुलेटेड रीजन है। तो जब हमें इसमें डेवलपमेंट होगा तो हमारा एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी फर्दर डेवलप होगा। अब अगर हम इसके और डेवलपमेंट की बात करें तो जो हमारे करंट के इसमें स्टेप्स लिए जा रहे हैं, हमें वो भी सब अगर पता हो तो वो भी हम इसमें लिख सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, एक बार रिसेंटली न्यूज़ में रहा कि इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक एक फेरी चलाई जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही गाज़ीपुर से पटना तक ये कहा जाता है कि स्टीमर सर्विस है। तो जो जो ये फर्दर नई सर्विसेज हैं जो शुरू की जाती हैं उनको भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, और जिनके अंदर ये पता चलेगा कि हम ये सब सारे इनिशिएटिव्स इसलिए ले रहे हैं कि जो हमारा फ्यूचर है वो इनलैंड ट्रांसपोर्ट को अच्छा डेवलप किया जा सके। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो हम क्वेश्चन नंबर 5 में दे सकते थे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। डिस्क्राइब द फ्लड प्रोन एरियाज एंड देयर मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स इन द गंगा प्लेन। गंगा के मैदानों में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों और उनकी प्रबंधन समस्याओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी 2016 में। अगर आप देखें तो यह एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। कई बार हमें इन सारी चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं हम न्यूज़ में ज़रूर पढ़ते हैं। तो जो हमारा अगर इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि मोस्टली सबके पास सेम ही मैटर होगा लिखने के लिए, तो जब आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको अगर इसमें करंट की आपकी अप्रोच एक स्ट्रॉन्ग अप्रोच है तो आप इसमें अपने उस आंसर में वो अप्रोच दे सकते हैं। जैसे कहाँ कहाँ पर कौन कौन से रीजन्स में जो हमारे फ्लड प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ पे गवर्नमेंट्स क्या इनिशिएटिव ले रही है। अब जैसे कि फ्लड प्रोन रीजन्स की बात करें तो हमारा ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, अगर हम बात करें तो बिहार, और अगर हम फर्दर बात करें तो वेस्ट बंगाल, यानी कि ये कुछ हमारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर हमें मैक्सिमम फ्लड रीजन्स देखने को मिलते हैं। तो अगर हम इनके बारे में बताएं कि कहाँ कहाँ पर कौन सी स्कीम्स चल रही हैं, अगर स्टेट वाइज क्वेश्चन पूछा गया है तो अपने स्टेट से जोड़ के हम इसके क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लिखेंगे। अब अगर फ्लड प्रोन एरियाज़ हैं तो मैंने आपको जैसे फ्लड प्रोन एरियाज़ बताए। अब इनके मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप पूरी रिवर को एक सीमेंटेड कैनाल में चेंज कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। एक तो उसके अंदर कॉस्ट बहुत आएगी, और दूसरी चीज़ ये कि जो हमारा ग्राउंड लेवल का वाटर टेबल है उस पर भी अफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक किसी भी रिवर टेबल को पूरा का पूरा सीमेंटेड ब्लॉक्स में चेंज कर दें और उसके ऊपर रिवर फ्लो करने लगे, क्योंकि रिवर एक नेचुरल है तो इसको एक नेचुरल रिवर बेड ही चाहिए। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमें रिवर्स को अपने ही कोर्स पे बहने देना होगा, लेकिन हमें उसको मैनेज करना होगा कि हम जो रेन वाटर है एक्स्ट्रा है हम उसको कैसे मैनेज करें, कहाँ कहाँ पर हम रिजर्वायर बना के उनको स्टोर कर सकते हैं जिनको हम फर्दर फ्यूचर में यूज़ ले सकें। उनके कुछ हम एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं। अब अगर हम देखें फ्लड प्रोन एरियाज़ की बात कर रहे हैं तो जैसे ईस्टर्न यूपी का साइड है, बिहार का साइड है, तो वहाँ पर इस तरीके के इनिशिएटिव्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें हम अपने इस क्वेश्चन में दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था जो यूपीएससी 2016 में पूछा गया था। तो देखते हैं फर्दर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, सी वाटर इज सैलाइन बट सैलिनिटी इज नॉट सेम एवरीवेयर, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। समुद्री जल खारा है लेकिन खारापन सर्वत्र समान नहीं है, सोदाहरण व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी 2016 में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड आपको पीटी में भी कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपको मिलते ज़रूर होंगे। जैसे कि जहाँ पर हमें ये पूछा जाता है कि सैलिनिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, इक्वेटर पर है या फिर ट्रॉपिक्स पर है या फिर हमारे टेम्परेट जोन्स में है या फिर पोल्स पे है, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं ईजीली कि ट्रॉपिक्स के ऊपर हमें सैलिनिटी सबसे ज़्यादा मिलती है। तो जो क्वेश्चन है, तो जो हम उसको अगर हम फ्रेम करने की बात करें तो सबसे पहले जो सैलिनिटी है वो है क्या चीज़। तो सैलिनिटी जो है वो हमारा एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे सॉल्ट्स मटेरियल हैं या डिज़ोल्व मटेरियल्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ वेट में डिज़ोल्व हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे कि सॉलिड सॉल्ट्स जो हमारे डिज़ोल्व हैं सी वाटर में 1 किलोग्राम में, तो वो कितने हैं, तो वो चीज़ सैलिनिटी बताएगी। और मेनली जो इसको एक्सप्रेस किया जाता है वो थाउजेंड्स में किया जाता है, जैसे कि पार्ट पर 1000।
तो जो 1000 होगा, 1000 के कुछ पार्ट, तो जो एवरेज जो हमारी पीपीटी मानी जाती है वो 33 टू 37 मानी जाती है सीज़ की। कहीं कहीं पर ये बढ़ के 39, 40, 340 तक पहुंच जाएगी और कहीं कहीं पर ये कम हो जाएगी। तो ये हमारी सैलिनिटी जो हमारे पर यूनिट वाटर में डिज़ोल्व होती है। अब सैलिनिटी की अगर हम बात करें तो ये अफेक्ट किसे किसे करेगी, तो सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट को अफेक्ट करती है, ये उसको बढ़ा देती है। जैसे कि आपने देखा होगा बर्फ़ को अगर पिघलने नहीं देना है तो उसके अंदर सॉल्ट्स को मिला दिया जाता है। तो सॉल्ट को मिला देने का सबसे बड़ा एक रीज़न यही है कि जो हमारी बर्फ़ है वो देर से पिघले, तो फ्रीजिंग पॉइंट उसको बढ़ा देगी। साथ में अगर हम बात करें जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है उसको भी ये इंक्रीज़ कर देगी। अब जैसे जैसे इम्प्योरिटीज़ उसमें मिलती चली जाती हैं हमारे वाटर में, तो डेफिनेटली जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ने लगता है। अगर हम इवेपोरेशन की बात करें, जैसे कि अगर हम 1 लीटर पानी लेते हैं और उसमें 50 ग्राम सॉल्ट डाल देते हैं और उसको हम मिक्स कर देते हैं, मिक्सचर बना देते हैं, पर धीरे धीरे गर्म करेंगे तो जैसे जैसे हमारा 1 लीटर पानी में से पानी कम होता चला जाएगा तो जो सैलिनिटी है वो बढ़ती चली जाएगी उस पर्टिकुलर वाटर में। तो ऐसे ही अगर हम और बात करें फर्दर, तो जो हमारी एवरेज सैलिनिटी है जिसके बारे में मैंने आपसे पहले भी कहा, और जो वेरिएशन है सैलिनिटी में, यह हमारे ओशियन करंट्स के द्वारा ही होती है। जो ओशियन करंट्स हैं ये बहुत बड़े बड़े वाटर मासेस होते हैं जो कि हमारे इक्वेटर रीजन से चलते हैं पोल रीजन की तरफ, तो ये अपने साथ सैलिनिटी को मूव आउट करते चले जाते हैं। तो यह कुछ हमारे सैलिनिटी क्या है, सैलिनिटी के ऊपर कैसे अफेक्ट पड़ते हैं, टेम्परेचर घटता है बढ़ता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ दे सकते हैं। जो हमारा सी वाटर है इसमें मैक्सिमम जो NaCl है उसकी परसेंटेज 77 है, यानी कि जो हमारा सी वाटर है उसमें NaCl की परसेंटेज सबसे ज़्यादा और 77% है जो मिला होता है। उसके बाद अगर हम बात करें MgCl यानी कि मैग्नीशियम डाइक्लोराइड तो 10.9% है, फिर मैग्नीशियम सल्फेट है 4.7%, फिर कैल्शियम सल्फेट है 3.6%, फिर पोटेशियम सल्फेट है 2.5% और सबसे लास्ट अगर हम बात करें तो CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी परसेंटेज 0.3%। तो ये कुछ परसेंटेज है सॉल्ट्स की जो हमारे सी वाटर में ऑन एन एवरेज डिसॉल्व होती है। अब अगर हम जैसे कि बात करी तो ये हमारी सैलिनिटी का मैंने कुछ इंट्रोडक्शन दिया कि सैलिनिटी है क्या, कैसे अफेक्ट करती है, कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है। जो इसके फैक्टर्स हैं, तो जो इसके फैक्टर्स हैं जो इसे कंट्रोल करते हैं कि कौन चीज़ें इसको बढ़ा देंगी और कौन चीज़ें इसे कम कर देंगी, तो उसमें सबसे पहला नाम आएगा इवेपोरेशन का। इवेपोरेशन अगर ज़्यादा होगा किसी रीजन में तो वहाँ पर हमें सैलिनिटी ज़्यादा मिलेगी। कहीं इवेपोरेशन कम होगा तो वहाँ पर हमें, जहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा होगा वहाँ पर सैलिनिटी कम, और जहाँ पर इवेपोरेशन कम होगा वहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा मिलेगी। प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षण, अब देखिए किसी भी सैलिन वाटर में अगर फ्रेश वाटर मिलता चला जाएगा तो डेफिनेटली जो सैलिनिटी है वो कम होती चली जाएगी। तो जिन रीजन में वर्षा ज़्यादा होगी उन ओशियनिक पार्ट्स में जो सैलिनिटी है वो कम होगी। ऐसे ही अगर नदियों का मिलना, यानी कि जो नदियां हैं वो फ्रेश वाटर लाती हैं, जब जब वो मिलेंगी जिन रीजन्स में ज़्यादा तो वहाँ पर सैलिनिटी को वो कम करेंगी। साथ में अगर हम बात करें विंड डायरेक्शन, तो विंड डायरेक्शन अगर कोई भी ऐसा रीजन है जहाँ पर एयर स्टेबल है और हाई टेम्परेचर है, तो जो स्टेबल एयर होगी और हाई टेम्परेचर होगा तो डेफिनेटली वहाँ पे सैलिनिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हम बात करें विंड्स की तो एक और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करती हैं, जो ये अपर सरफेस है सीज़ का, उनको ये अपने साथ फ्लो कराती हैं, और जैसे जैसे ये फ्लो कराती हैं तो ये अपने साथ जो अपर सरफेस की सैलिनिटी है उसको मूव करके ले जाती हैं दूसरे रीजन में। तो विंड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सैलिनिटी को कंट्रोल करने में। अगर विंड्स का एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो जैसे व्यापारिक पवनें हैं, ट्रेड विंड्स हैं, तो ये सैलिनिटी ईस्टर्न कोस्ट से अपने साथ ले जाती हैं। अब अगर ऐसे ही हम बात करें वेस्टर्लीज़ की, यानी कि पछुआ पवनों की, तो जो हमारी वेस्टर्लीज़ हैं ये हमेशा वेस्टर्न कोस्ट की सैलिनिटी को बढ़ा देती हैं, क्योंकि
जो वेस्टर्लीज हैं ये वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं। तो जब वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करेंगी तो डेफिनेटली हमें ये देखने को मिलेगा कि जो वेस्टर्न कोस्ट हैं ये उनके ऊपर सैलिनिटी को बढ़ा देंगी। ऐसे ही अगर हम बात कर रहे थे अपने ट्रेड विंड्स की, तो वहाँ पर हमें जो विंड्स थी वो हमें सैलिनिटी इंक्रीज करती हुई दिख रही थी ईस्टर्न कोस्ट की। तो वेस्टर्लीज वेस्टर्न कोस्ट की सैलिनिटी को बढ़ाती हैं और ये ईस्टर्न कोस्ट की। अगर हम ऐसे ही देखें तो जो हमारा ओशियन करंट्स हैं ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग फैक्टर हैं सैलिनिटी के, क्योंकि ये धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में मूव करते हैं। तो जो सैलिन रीजन्स हैं उनसे सैलिनिटी को ले जाके ये कम सैलिन रीजन में छोड़ देते हैं, और जो कम सैलिन रीजन का वाटर है उसको ये सैलिन वाटर की तरफ लाके मिला देते हैं। तो ये कुछ कंट्रोलिंग फैक्टर्स थे हमारे सैलिनिटी के। और इन जितने भी रीजन्स की मैंने जितने भी फैक्टर्स की बात की, ये मैक्सिमम फैक्टर्स जो हैं ये हॉरिजॉन्टल हैं, यानी कि ये सब मैंने क्षैतिज वितरण की ही बात की है। अब अगर हम देखें लंबवत, यानी कि अगर हम ओशियन की गहराइयों में जाएं तो हमें सैलिनिटी कैसी मिलती है। अगर हम डीपनेस पे देखें तो जो सैलिनिटी है वो हमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस में देखने को नहीं मिलती है। जो हमारा सरफेस है, यानी कि सरफेस पे अगर हम बात करें तो 37 टू 33 पीपीटी, और फिर ये ऐसे ही नीचे जितना भी हम चलते चले जाएंगे वहाँ इंक्रीज़ होती चली जाएगी, और फिर जैसे ही हम 1000 मीटर को क्रॉस करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा वर्टिकल सेक्शन है सी वाटर का, वहाँ पर सैलिनिटी के अंदर एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिलेगा। यानी कि जो मिक्सिंग थी वो बस ऊपर की लेयर्स में ही ज़्यादा मिल रही थी, और जो निचली लेयर्स थी वहाँ पर हमें इतनी ज़्यादा सैलिनिटी देखने को नहीं मिली। तो जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलती, लेकिन जो हमारे हॉरिजॉन्टल क्षैतिज डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पर हमें मैक्सिमम वेरिएशंस मिलती हैं। तो उनके बहुत सारे फैक्टर्स थे जैसे मैंने आपको बताए। तो यह सारे के सारे फैक्टर्स को आप लिख सकते हैं कि क्यों सैलिनिटी एक जगह पर अलग होती है और दूसरी जगह पर अलग होती है, क्या उनका रीज़न है। इन सारी चीज़ों को आप मिला के एग्ज़ाम्पल के फॉर्म में दे सकते हैं। अब जैसे कि अगर एग्ज़ाम्पल की बात करें तो देखिए जो हमारा इक्वेटर रीजन है वहाँ पर सैलिनिटी कम है, क्योंकि वहाँ पर प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षण ज़्यादा हो रहा है, रोज़ या एक आध दिन बीच करके पानी बरसता है। लेकिन जो हमारे पोल्स रीजन है वहाँ पर मिक्सिंग कम होती है। तो जब मिक्सिंग कम होती है तो वहाँ पर हम देखें सैलिनिटी नहीं पहुँच पाती, तो वहाँ पर हमें फ्रेश वाटर ज़्यादा मिलता है। तो सबसे कम की बात करें अगर हम, तो पोल्स के रीजन में हमें सैलिनिटी कम मिलेगी, फ्रेश वाटर ज़्यादा मिलेगा। और सबसे अधिक सैलिनिटी अगर हम देखें तो ट्रॉपिक्स यानी कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलती। तो इस पूरे डिस्कशन को हम एक लाइनअप में लिख सकते हैं। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशंस हमें उसमें देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर डेप्थ यानी कि 1000 मीटर तक मानी गई है जिसे थर्मोक्लाइन कहा जाता है। उसके नीचे जो हमारी सैलिनिटी है वो मैक्सिमम हमें एक सिंपल और एक सेम मैनर में ही मिलती है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इवेपोरेशन इन हाइड्रोलॉजिक साइकिल। जलीय चक्र के वाष्पन की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी 2018 में। यूपीएससी में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं और जो उनकी टर्मिनोलॉजी है अगर हम बात करें तो सबसे न्यू टर्मिनोलॉजीज़ हमें यूपीएससी के पेपर्स में देखने को मिलती हैं। बाद में वही टर्मिनोलॉजीज़ धीरे धीरे और स्टेट कमीशंस में देखने को मिलती हैं। तो अगर हम यूपीएससी के पेपर पैटर्न्स को सबसे पहले देखें, उनके बिहाफ पे हम स्टेट्स के एग्ज़ाम्स को पता कर सकते हैं कि कहाँ, जैसे कि कोई क्वेश्चन यूपीएससी में 2016 में पूछा गया तो वही क्वेश्चन यूपीपीएससी में 2019 में पूछा गया या 18 में पूछा गया। तो जो नए टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हमें कहीं ना कहीं हमारी नॉलेज में आते हैं या हमारी न्यूज़ में कहीं आते हैं तो उनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। ज्योग्राफी में ऐसा बहुत बार होता है। तो जो हमें लेटेस्ट है अपना करंट, उसके ऊपर हमें ख़ास फोकस रखना होगा, क्योंकि जो हमारी ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी तो मेनली मैं कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगी करंट डेटा के ऊपर। आपके पास जितना अच्छा करंट डेटा होगा आपका आंसर उतना ही अच्छा फ्रेम हो सकता है। तो जो यूपीएससी 2018 में हाइड्रोलॉजिक साइकिल पूछा गया, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो इसका सबसे इजी वर्ड
जो है वो सिर्फ इन्होंने सिंपल वाटर साइकिल पूछा है, लेकिन अपनी टेक्निकल टर्म में उन्होंने बात की है हाइड्रोलॉजिक साइकिल की। तो अगर हम बात करें इस हाइड्रोलॉजिक और वाटर साइकिल की, तो हम देखते हैं कि जो हमारा वाटर है ये कंटिन्यूस मूवमेंट कर रहा है सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर। अब कैसे कैसे कर रहा है, जैसे कि हमें जो ये वाटर है कहीं ना कहीं डिविजन्स में मिलता है, जैसे आइस के रूप में मिलेगा, फ्रेश वाटर के रूप में मिलेगा, सैलिन वाटर के रूप में मिलेगा, एटमॉस्फेरिक वाटर यानी कि जो मॉइस्चर कंटेंट है उसके रूप में मिलेगा। तो ये जो सारा वाटर है कहीं ना कहीं मूव कर रहा है। अब मूव कर रहा है ऐसे, जैसे कि रिवर से वो ओशियन में जा रहा है, ओशियन से इवेपोरेशन बाष्पन हो रहा है तो वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है, और फिर इवेपोरेशन के बाद प्रेसिपिटेशन हो रहा है यानी कि वर्षा हो जा रही है, और फिर वो नीचे सरफेस पे आ जा रहा है। तो ऐसे ही ये वाटर मूव कर रहा है और ये सारे के सारे वाटर साइकिल का ही पार्ट है। अब अगर हम बात करें जो हमारा वाटर साइकिल है, तो इस वाटर साइकिल के बारे में ये कहा गया कि जो एक्सचेंज है एनर्जी की, जैसे कि हमारी टेम्परेचर चेंज, कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा और कहीं टेम्परेचर कम होगा। तो जैसे कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये एनर्जी ले लेगा और फिर इवेपोरेशन हो जाएगा, अपने साथ टेम्परेचर को ये कैरी करेगा, और जिस भी रीजन में हमें रेनफॉल या वर्षा होती हुई दिखेगी तो डेफिनेटली वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो एक हाइड्रोलॉजिक साइकिल का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि जो टेम्परेचर है उसको चेंज करता है, और उसके चेंज करने में सबसे ज़्यादा जो मेजर रोल प्ले करती है वो एनर्जी रोल प्ले करती है। साथ ही साथ जो हमारा वाटर साइकिल है इसमें जो इवेपोरेशन है वो हमारा प्योरीफिकेशन के लिए मदद करता है। जैसे अगर हम इक्वेटर का रीजन देखें तो वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है, तो जब रेनफॉल ज़्यादा होती है तो वहाँ पर फ्रेश वाटर ज़्यादा आता है, इसीलिए इक्वेटर के ऊपर सैलिनिटी कम होती है। अगर हम पूरे वर्ल्ड में साथ ही साथ और देखें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट वाटर साइकिल में वाटर का एक रोल पाया गया वो पाया गया कि जो हमारी लाइफ है, इकोसिस्टम है, इसको सस्टेन करने के लिए भी वाटर की ही नीड होती है। तो ये सारे के सारे लिंक हैं हमारे वाटर साइकिल में एक दूसरे से। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं यूपीएससी 2018 के क्वेश्चन में पूछा गया जो था उसके ऊपर। तो देखते हैं फर्दर क्वेश्चन नंबर 9। डिस्कस मैरीटाइम जोन्स, समुद्री कटिबंधों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी 2016 में। अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन हमारा जोड़ा है जियोपॉलिटिक्स से, या फिर हम अगर बात करें तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी के पोर्शन से। और एक ये बहुत सेंसिटिव इशू है जो कभी ना कभी, और हम जल्दी ही इनको कई सारी न्यूज़ में हम सुनते रहते हैं जहाँ पर हमारी मैरीटाइम जोन्स के डिस्प्यूट्स हमें हमारी न्यूज़ में सुनने को आते रहते हैं। तो मैरीटाइम जोन्स क्यों इतने ज़्यादा डिस्प्यूटेड हैं? तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैरीटाइम जोन्स हैं क्या, कैसे इनका डिवीज़न होता है, कहाँ कहाँ पर कौन सा जो ट्रीटीज़ हैं साइन की गई हैं वर्ल्ड की कंट्रीज़ में, और कहाँ पर इनके ऊपर कितनी राइट्स किस कंट्री को दी गई हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमसे पूछी गई है इस मैरीटाइम जोन से रिलेटेड क्वेश्चन में। तो अगर हम बात अपनी शुरू करें तो सबसे पहले तो जो हमारा सी है, जिन जिन कंट्रीज़ के पास सीज़ को एसेस है, यानी कि उनका कोई ना कोई लैंड पार्ट सी को टच करता है, तो वहाँ पर अगर हम देखें तो वो कंट्रीज़ वर्ल्ड से ज़्यादा अच्छी कनेक्टेड हैं, और अराउंड 43 कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में प्रेजेंट में जो कि लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। अब अगर लैंड लॉक्ड कंट्री होगी तो जो ट्रांसपोर्ट का मोड है वो मैक्सिमम हमें रोड का ही लेना पड़ेगा, और आइदर बाय रेलवेज़, पर ये दोनों ही मोड काफ़ी कॉस्टली हैं। तो जो कंट्रीज सी से वेल कनेक्टेड होती हैं उनका वाटर ट्रांसपोर्ट का रूट अच्छा होता है, और वाटर ट्रांसपोर्ट एक चीपर ट्रांसपोर्ट का मोड है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ अपने इसी एसेसिंग राइट्स को बढ़ाने पर डिस्प्यूट क्रिएट करती हैं। तो जैसे कोई कंट्री है वो चाहती है कि उसका सीज़ के ऊपर ज़्यादा दूरी तक कंट्रोल हो जाए। तो जैसे दो करीब करीब की कंट्रीज़ हैं जैसे कि इंडिया और श्रीलंका, सबसे ज़्यादा मैरीटाइम डिस्प्यूट हमें अपनी कंट्री इंडिया और श्रीलंका के बीच में ही देखने को मिलता है, क्योंकि जो बीच में वाटर रीजन है वो काफ़ी कम है। अगर श्रीलंका उसको एक्सपेंड करता है तो कहीं ना कहीं वो इंडिया की टेरिटरी में एक्सीड कर रहा है। ऐसे ही अगर हम इंडिया की बात करें तो जो हम लोग बार बार न्यूज़ में सुनते हैं कि फिशरमैन्स
कहीं ना कहीं हमारे मछुआरों को पकड़ लिया जाता है या फिर उनको मार दिया जाता है। तो जो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम इसीलिए अराइज होती है कि हर कंट्री चाहती है कि उसके पास सीज का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस हो। तो जिन कंट्रीज़ की बाउंड्री में जो बीच का डिस्टेंस है अगर वो कम होता है तो ये डिस्प्यूट्स वहाँ पर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जैसे अपना इंडिया और श्रीलंका का हमने एक रीजन देखा, बिल्कुल ऐसे ही अगर हम बात करें तो जो हमारा स्ट्रेट ऑफ मलाक्का रीजन है, जहाँ पर हमें मलेशिया मिलता है, इंडोनेशिया मिलता है, फिलीपींस मिलता है, तो जो ये कंट्रीज़ हैं ये कहीं ना कहीं एक दूसरी कंट्रीज से नेबरिंग में है और इनका जो सी डिस्टेंस है वो एक दूसरे के बीच बहुत कम है। यानी कि जो डिवीज़न एक स्टैंडर्ड बनाया गया है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज में, तो वहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जो उस कन्वेंशन को मानने की बात आती है, तो जो वहाँ पर डिवीज़न्स किए गए हैं, अगर हम इन कंट्रीज़ को उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक कंट्री का दूसरे पर ओवरलैपिंग हो जाएगी और अगर ओवरलैपिंग हो गई तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट बढ़ जाएगा। तो सीज़ की इम्पोर्टेंस इसलिए है कि उसका ट्रांसपोर्ट एक ईजी ट्रांसपोर्ट है। अगर हमारे पास सी की बात करें तो जो सी है उससे अगर कोई भी कंट्री जुड़ी है तो उसका पूरे वर्ल्ड से कनेक्टिविटी है, पर अगर लैंड लॉक्ड कोई कंट्री है तो डेफिनेटली जो उसकी कनेक्टिविटी है वो बहुत लिमिटेड है। तो ये सारी इम्पोर्टेंस हैं हमारी सीज़ की और एक कंट्री के लिए। तो जो कंट्री सीज़ को अच्छी कनेक्टेड हैं वो ज़्यादा हमें कहीं ना कहीं फ्लरिश दिखती हैं। जो कंट्रीज़ सीज़ को वेल कनेक्टेड नहीं है तो वहाँ पर यही प्रॉब्लम है कि उनका जो इकोनॉमी है वो इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर पाती है। तो सबसे पहले जैसे कि हमने कुछ इन्फॉर्मेशन ली कि सीज़ का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों डिवीज़न्स हैं, डिवीज़न्स में क्यों डिस्प्यूट्स हैं, कैसे इनका डिवीज़न किया जाता है। तो अगर हम बात करें तो जो मैरीटाइम बाउंड्री है तो ये जो हमारी समुद्री सीमा है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसका डिफेंस में, यानी कि हमारे देश की या किसी भी देश की रक्षा के लिए, या फिर कस्टम्स के लिए। कस्टम्स जैसे कि एक देश से दूसरे देशों का कुछ सामान आएगा तो उसके ऊपर कोई ना कोई टैक्स इम्प्लीमेंट होगा, तो मेनली कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। साथ ही साथ इमिग्रेशन कंट्रोल, इमिग्रेशन यानी कि कोई अप्रवासी ना आने पाए, ऐसा ना हो कि श्रीलंका का कोई बंदा हो वो इजीली इंडिया में आ जाए। तो इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैरीटाइम बाउंड्री है वो एक सेंसिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो सिक्योरिटी के साथ साथ और भी हमें चीज़ों की आवश्यकता होती है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो जो हमारी डिवीज़न्स हैं कैसे कैसे उनको किया गया है, तो अब अगर हम बात करें तो जैसे ये हमारे इंडिया का कोस्टल रीजन, तो अगर हम इस कोस्टल रीजन की बात करते हैं तो इसके बारे में सबसे पहले जो डिवीज़न होगा, पहले हम अपनी कोस्ट से जुड़ी एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग बेस लाइन कहेंगे। तो जो हमारी ये बेस लाइन है, इस बेस लाइन से जितना हम सीज़ की तरफ चलते चले जाएंगे हमें डिवीज़न मिलता चला जाएगा। तो जो हमारी ये बेस लाइन है, तो जो ये हमारा अंदर का रीजन रह जाएगा जिसमें हमारा जो पानी है वो भरा रहता है। तो जैसे इन वाले रीजन्स को हम इंटरनल वाटर्स का नाम देते हैं, जैसे कि इसके अंतर्गत जो आते हैं तो उसमें लगून्स आते हैं, ईस्चुअरीज आते हैं यानी कि मुहाने, खाड़ियाँ, ये सारे की सारी बेस लाइन से हमारी कंट्री के टेरिटोरियल रीजन को जोड़ने वाले रीजन तक आते हैं। तो उसमें कौन कौन हैं, जैसे लगून्स हैं, जैसे कि ईस्चुअरीज हैं, बेस हैं, खाड़ियाँ, और इनके ऊपर हम अपनी कंट्री की बात करें या किसी भी कंट्री की बात करें, उस देश का उससे जुड़े लगून्स के ऊपर सोल अथॉरिटी होगी। ऐसे ही अगर हम फिर डिवीज़न करें तो जैसे कि ये हमारी कोई कोस्ट लाइन है और ये हमारी एक बेस लाइन, इस बेस लाइन से जब हम आगे चलेंगे तो ये कहा जाता है कि 12 नॉटिकल माइल्स यानी कि 12 नॉटिकल माइल्स तक जब हम आगे जाएंगे तो उसमें ये कहा जाता है कि जो कंट्री है जिससे वो बेस लाइन जुड़ी है उसका सोल अथॉरिटी होगी। अब सोल अथॉरिटी का मतलब ये कि उस कंट्री को फुल अथॉरिटी होगी इस रीजन को कंट्रोल करने की, यानी कि कोई भी बिना इस कंट्री के अंदर नहीं आ सकता परमिशन लिए बिना, यानी कि कोई भी परमिशन लिए बिना आप अंदर नहीं आ सकते। इस जोन को हम कहते हैं टेरिटोरियल सी, या फिर हम इसको ये भी कहा जाता है अंतर्देशीय सागर भी कहते हैं टेरिटोरियल सी को। और इसके अंदर जो एक मैंने सबसे पहले आपको एक बात बताई कि जो ये हमारी कोस्टल लाइन है यानी कि बेस लाइन, और बेस लाइन से आगे का जो 12 नॉटिकल माइल का रीजन है उसको हम कहते हैं टेरिटोरियल सी। यहाँ पर
जिस कंट्री से जुड़ी ये होगी उसका सोल कंट्रोल इसी के पास होगा। ऐसे ही अगर हम फिर चलें और अपनी इस डिवीज़न को आगे बढ़ाएं तो जैसे कि ये हमारी कोस्टल लाइन, तो एक डिवीज़न हो गया बेस लाइन के आगे, और फिर अब हम चलते हैं तीसरा, यानी कि ये 12 नॉटिकल माइल और फिर हम 12 नॉटिकल माइल आगे चलेंगे। तो जो 12 नॉटिकल आगे जाएंगे इसको हम कहते हैं कंटिग्यूअस जोन। तो जो ये कंटिग्यूअस जोन है इसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि जो ये कंट्री है इस कंट्री को बहुत सारी राइट्स होंगी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो राइट्स हैं वो ये कि इस जोन में आने के बाद कोई भी कस्टम का लॉस ना होने पाए, यानी कि ऐसा ना हो सके कि जो हमारे यहाँ स्मगलिंग होती है, तो किसी भी कंट्री में जो स्मगलिंग होती है वो इसी जोन के थ्रू होती है, तो कस्टम्स का पूरा अधिकार यहाँ पर होगा। इमिग्रेशन, कोई अप्रवासी यहाँ पर आने ना पाए, तो इस कंटिग्यूअस जोन के ऊपर भी इस कंट्री का अधिकार होगा। साथ ही साथ अगर कोई कोस्टल लाइन है, तो जैसे कि हम अपनी इसकी बात कर रहे थे, तो जैसे कि कोई इन्वायरमेंट का प्रोजेक्ट है जहाँ पर हम अपने सीज को क्लीन करने की बात करते हैं, तो इन सारे प्रोजेक्ट्स को भी यही कंट्री चलाएगी। तो जो ये कंटिग्यूअस जोन है इसमें भी इसी कंट्री का अधिकार होगा, लेकिन पूरा का पूरा संपूर्ण अधिकार नहीं होगा। अगर कोई सराउंडिंग कंट्री और भी है तो इसमें ये दोनों का एक जोन बनेगा और इन दोनों के ऊपर ये मिलकर यहाँ पर वर्क कर सकते होंगे। साथ ही साथ एक्सक्लूसिव कंट्रोल हमने जैसे देखा कि वो यहाँ पर हमें मिलेगा। अगर और देखें कस्टम्स के ऊपर, इमिग्रेशन के ऊपर, जैसा जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन जो ये क्षेत्र है इस क्षेत्र में जो ये डिवीज़न किया गया बेस लाइन सबसे पहले, फिर टेरिटोरियल सी और कंटिग्यूअस जोन, जो मछलियाँ हैं मछलियों का भी पूर्ण अधिकार इस कंट्री के ऊपर रहेगा। पर अगर कोई दूसरा देश भी यहाँ पर आ जाता है तब इस मछलियों के ऊपर इस देश का पूर्ण अधिकार नहीं होगा, फिर इसका भी अधिकार होगा। तो जैसे कि अगर हम देखें तो ये श्रीलंका और ये इंडिया, तो यहाँ पर भी हमें कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होता हुआ दिख जाएगा। तो यह भी एक बात है। साथ ही साथ और कोई रिसोर्सेज हैं समुद्र से जुड़े, तो वहाँ पर भी हमें यही बात फॉलो करना पड़ेगी कि अगर एक ही कंट्री है तो वो उसको यूज़ कर सकती है, पर अगर दूसरी कंट्री से भी उसका बॉर्डर लगता है तो उसको शेयर करना होगा। अब हम अगर देखें तो जो हमारी कोस्टल लाइन है यानी कि बेस लाइन, फिर आगे अगर हम चलें तो अंतर्देशीय सागर, उसके आगे अगर चलें तो कंटिग्यूअस जोन। अगर हम और बात करें तो इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि ये हमारी तीसरी जोन होगी। तो 12 और इस जोन के बारे में ये कहा जाता है 200 नॉटिकल माइल्स। कहीं कहीं पर आप बुक्स में देखेंगे इस बेस लाइन से इसका दूरी 200 नॉटिकल माइल है और कहीं कहीं पर इसकी दूरी इस बेस लाइन से ना होकर यहाँ से नापी गई है। तो ये डिपेंड करता है कंट्री के बॉर्डर्स के ऊपर कि किस तरीके से, अगर कंट्री के पास मार्जिन ज़्यादा है तो वो अपनी बेस लाइन से नाप सकता है और यहाँ से भी नाप सकता है। अगर मार्जिन कम है तो उसको बेस लाइन से अपनी इस 200 नॉटिकल माइल की दूरी को मापना पड़ेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि विशिष्ट आर्थिक जोन। अब इस जोन में अगर हम कहें तो इसे हम जोन ऑफ डिफ्यूज़न भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो स्टेट है जिसकी ये बाउंड्री से ये जोन लगती थी यहाँ वाली, तो इसके ऊपर ये कहा जाता है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज को तो एक्सप्लॉइट कर सकता है, कई सारे सीज़ के अंदर वो अपना नेविगेशन भी कर सकता है, जो केबल्स हैं फाइबर ऑप्टिक्स की वो भी डाल सकता है, फ्लाइट्स वगैरह भी इसके ऊपर दूसरे नेशंस की वो जा सकेंगी और दूसरे नेशन भी इसमें से फाइबर ऑप्टिक्स के केबल भी डाल सकते होंगे। यानी कि कोई भी इसके ऊपर एक्सक्लूसिव कंट्रोल इस कंट्री का नहीं मिलेगा। अगर हम फिशेस की बात करें तो इनके इस जोन में जो फिशेस वगैरह हैं उसके ऊपर भी एक्सक्लूसिव कंट्रोल फिशेस के ऊपर किसी भी कंट्री का नहीं मिलेगा। पर जो मैंने आपको दूरी बताई, अगर दूरी के लिए कहा गया कि अगर दूसरी कंट्री दूर है तो वो अपनी यहाँ से भी नाप सकता है, लेकिन अगर करीब है तो वो यहाँ से मापना पड़ेगा। इस विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करें तो जब हम इससे फर्दर जाएंगे तो हम उसको कहते हैं, यानी कि सबसे पहले टेरिटोरियल सी, कंटिग्यूअस जोन, फिर आगे चलें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और फिर आगे अगर हम चलते हैं तो इसको नाम देते हैं हाई सीज़। तो हाई सीज़ में किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं है और इसको सिर्फ
मानवता के लिए छोड़ा गया है, यानी कि कोई भी कंट्री का इसके ऊपर सोल राइट नहीं है, ये सब के लिए फ्री है। टोटल रिसर्चेज यहाँ की जा सकती हैं, कोई भी कुछ भी यहाँ पर कर सकता है, लेकिन किसी दूसरे की कोई सिक्योरिटी को यहाँ पर लॉस नहीं पहुँचा सकता। तो जो हाई सीज़ हैं ये टोटली फ्री हैं, जितने भी हमारे जहाज़ वगैरह हैं, तो ये जितने भी जहाज़ हैं वो हमारे हाई सीज़ के थ्रू ही आते हैं। लेकिन जब हम परमिशन की बात करते हैं कंट्री में आने की, तो हमें जो अपनी कंट्री, जैसे कि ये कोस्टल रीजन, ये बेस लाइन और ये टेरिटोरियल, तो जो हमारा टेरिटोरियल है, किसी भी जहाज़ को पहले वो यहाँ आता है, यहाँ से फिर वो परमिशन लेता है और फिर वो अंदर आता है। यानी कि ये डिपेंड करता है किसी दूसरी कंट्री से रिलेशन की। जैसे वो यहाँ आएगा तो वो इन्फॉर्म करेगा। अब जैसे नेवी है, वो हमारी यहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, कोस्ट गार्ड्स हैं वो यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो वो ये चेक करते हैं कहाँ से आया, किसका, तो उनके परमिट्स वगैरह सब चेक होते हैं, देन आफ्टरवर्ड उनको परमिशन मिलती है और वो अंदर आ सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ, जिसे कहा जाए कि जो हमारे मैरीटाइम जोन्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन था। कहाँ कहाँ पर कैसी जोन्स हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास टेरिटोरियल सी, टेरिटोरियल सी के बाद कंटिजुअस जोन, कंटिजुअस जोन के बाद विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और फिर आगे चलते हैं तो उच्च सागर या फिर हाई सीज। तो ऐसे ये पूरा सीज डिवाइडेड है। जो मैंने बात की थी, तो इसके ऊपर जो हमारी यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन है ऑन लॉज ऑफ सी, तो ये लंदन में हुई थी और इसी से जुड़ा एक हेडक्वार्टर किंगस्टन की कैपिटल जमाइका में मिलता है। तो ये हमारे पास एक टेरिटोरियल या फिर हमारे सीज का डिवीज़न है, किस कंट्री के पास कितना राइट होगा। तो मैक्सिमम तो ये कहा जाता है कि जिस स्टेट का सी को बॉर्डर लगेगा, मैक्सिमम कंट्रोल उसका है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से पहले तक, यानी कि 24 नॉटिकल माइल तक, और उसके बाद वाला जो है वो उसके ऊपर मिली जुली कंट्रोल रहती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 जो कि पूछा गया था यूपीएससी 2016 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इलस्ट्रेट द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ सारगासो सी एंड लगून। सारगासो सागर और लागून की उत्पत्ति तथा प्रकृति को सुस्पष्ट कीजिए। तो अगर हम इसको क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहले तो हमें लोकेशन पता होनी चाहिए कि सारगासो सी है कहाँ, क्यों ये डेवलप हुआ, क्या इसके लॉजिक्स हैं, क्या इसके बारे में बात बताई जाती हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं एक मैप के थ्रू। अब जैसे अगर हम बात करें इस मैप के ऊपर, तो जो हमारा सारगासो सी है वो हमें यहाँ मिलता है। सारगासो सी क्यों बन गया, तो सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो जैसे कि हमारी समुद्री जलधाराएं हैं, जो करंट्स हैं वो ऐसे मूव करती हैं और ऐसे, ठीक। तो जो हमारा ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, पहले ये ऐसे जाएगा, फिर ये आगे चलते जाएंगे और फिर ये गल्फ स्ट्रीम और कैनारी से होता हुआ ये नीचे आएगा। तो ये हमारा जो जलीय मूवमेंट है, वाटर का सर्कुलेशन है, वो हमें इस पॉइंट से ऐसे होता हुआ दिखता है। तो जो ये बीच का रीजन है, इस बीच के रीजन में हमें जो वाटर का मूवमेंट है वो बहुत कम देखने को मिलता है, और मैक्सिमम जो वाटर है वो यहाँ पर रुका हुआ सा है, यानी कि काफ़ी शांत है, मोशनलेस है, और इसी वाटर के अंदर डेवलप हुआ है हमारा सारगासो सी। एक तो हमारे पास सबसे बड़ा जो इसका सर्कुलेशन से जुड़ा लॉजिक है, यानी कि ये एक कंसेप्ट माना गया जिसके अंदर इस सारगासो सी की ओरिजिन की बात की गई। बिल्कुल ऐसे ही अब देखते हैं सेकंड रीज़न। अब सेकंड रीज़न में ये कहा गया कि जो हमारा सारगासो सी है, जो ये लोकेशन हमें यहाँ मिलती है, तो जो ये सारगासो सी है ये मेनली ट्रांजिशन जोन पर लोकेटेड है, वेस्टर्लीज के और ट्रेड विंड्स के। अब अगर मैं इसको डायग्राम से देखें तो जैसे हमारे पास सबसे पहले ये हमारे पास एक इक्वेटर लाइन, इक्वेटर से अगर हम और ऊपर चलें तो ये हमारे पास कुछ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एग्जैक्ट लाइन नहीं है लेकिन फिर भी मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के फॉर्म से आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पर इक्वेटर बना देते हैं, इक्वेटर से थोड़ा और ऊपर चलें अगर हम, तो ये हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और फिर ये हमारे पास एक ये कहा गया वेस्टर्लीज। तो जो वेस्टर्लीज हैं इनका ओरिजिन वेस्ट से होता है, तो ये ऐसे चलेंगी। साथ ही साथ अगर हम ईस्टर्लीज की बात करें तो ये कुछ ऐसे मूवमेंट होगा और फिर ये ऐसे ऐसे इनका रोटेशन मूवमेंट चलता रहेगा। साथ ही साथ ये वेस्टर्लीज हैं। अब ये जो वेस्टर्लीज हैं ये तो ऊपर मूव कर रही हैं, और जो हमारी ट्रेड विंड्स हैं, व्यापारिक पवनें हैं, वो नीचे, यानी कि जो हमारा सारगासो सी है वो इन दोनों के एक ट्रांजिशन जोन पे है। ना तो वेस्टर्लीज ही इसके ऊपर पूरा अफेक्ट डाल पा रही है और ना ही इसके ऊपर ट्रेड विंड्स पूरा अफेक्ट डाल पा रही है। तो ये एक सेकंड रीज़न दिया गया। साथ ही साथ अब अगर हम दूसरे रीज़न की बात करें, यानी कि रीज़न नंबर थर्ड, तो ये बताया जाता है कि जो हमारा अटलांटिक
ओशन है, ये हमारा पूरा अटलांटिक ओशन का रीजन जैसे कि है ऐसे। इसका जो ये 20 डिग्री यानी कि लगभग यहाँ से और यहाँ तक का जो रीजन है 40 डिग्री के बीच में, ये जो है काफ़ी एक्सटेंसिव है। मतलब ये कहा गया कि ये काफ़ी लेस इसके ऊपर अफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक रीजन माना गया कि इसलिए सारगासो यहाँ पर डेवलप हुआ है। और इसका जो वाटर है ये कन्फाइंड है, यानी कि बस उतने ही रीजन्स के अंदर ये अपना वाटर मूवमेंट जो बिल्कुल ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है, वो यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर हम फर्दर फिर आगे देखें तो जो हमारे करंट्स का मूवमेंट है वो तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी अफेक्ट यहाँ पर नहीं डालते हैं। अब इस सारगासो की अगर हम बात करें तो सारगासो का एग्जैक्ट मीनिंग जो है, और उसके ऊपर ये कहा गया कि जो यहाँ पर वाटर की सैलिनिटी है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसा हमने पहले भी देखा था कि जब मिक्सिंग नहीं होती है तो सैलिनिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई सी रहती है। अगर मिक्सिंग होती है तो सैलिनिटी कम भी हो सकती है या फिर ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मिक्सिंग बिल्कुल नेग्लिजिबल रह रही है तो सैलिनिटी काफ़ी ज़्यादा है। और उसके रीजन एक तो मिक्सिंग नहीं होना और दूसरा हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर के अंदर इवेपोरेशन होता रहेगा, सॉल्ट वहीं का वहीं जमता रहेगा, तो फाइनली ये देखने को मिलेगा कि सैलिनिटी बढ़ गई है। यहीं पर हमें एक सीवीड्स मिलते हैं, मतलब एक छोटे छोटे ऐसे प्लांट्स टाइप के, रूट्स भी उनके नहीं होती हैं, वो यहाँ पर एक तरीके से पूरी लेयरिंग के टाइप में वो जमा रहते हैं। तो वो भी एक इसका इंपॉर्टेंट फीचर है जिसके बारे में कई बार पीटी में ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो सारगासो सी की जो लोकेशन है, अगर पीटी एग्जाम की बात करें तो हमें अटलांटिक ओशन कहाँ पर है इसकी बात की, क्या लोकेशन है वो मैंने आपको बताया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस थी सारगासो सी से रिलेटेड। अब इसमें कहा सारगासो सागर और लगून की उत्पत्ति तथा प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए प्रकृति मैंने आपको बताई हाई सैलिनिटी है, प्लांट्स के बारे में मैंने बताया तो ये सब उसका नेचर है। उत्पत्ति क्यों हुई तो मैंने आपको कई सारे रीजंस बताए, तो आप इन सारे के सारे रीजंस को वहाँ पर दे सकते हैं। अब अगर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि ये माना जाता है कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11, हाउ आर ओशियन वेव्स फॉर्म्ड, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ वेव ऑफ ऑसिलेशन एंड वेव ऑफ ट्रांसलेशन। समुद्री तरंगें कैसे बनती हैं, दोलन की तरंग और स्थानांतरण की तरंग के बीच विभेदन कीजिए। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी 2019 में पूछा गया, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर टेक्निकली बात की जाए अगर तो कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर आपने कंसेप्ट को ठीक से जाना होगा तो डेफिनेटली आप इसको बहुत अच्छा सा लिख सकते हैं। अब अगर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो हमारी ओशियन वेव्स हैं, जब आप सीज पे गए होंगे तो आपने देखा होगा ऐसे लहरें उठती हैं। तो जो ये लहरें का उठना है ये क्यों है, तो जो ये लहरें उठती हैं इनके बारे में ये कहा जाता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये कहा गया कि जो सरफेस पे विंड है जो ये चल रही है, इस सरफेस के विंड के कारण जो ये वाटर है ये सर्कुलर मोशन में आना शुरू हो जाता है और यही इन वेव्स को फॉर्म्ड करता है। अब इनकी जो हाइट है वेव्स की, फिर ये कैसे मिल जाती है, तो अगर हम हाइट की बात करें तो ये हाइट डिपेंड करेगी विंड स्पीड के ऊपर। फिर जो विंड का डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन से आ रही है और किस डायरेक्शन में वो जा रही है। साथ ही साथ अगर हम देखें कितना बड़ा सरफेस इस विंड को मिल रहा है ओशियन के ऊपर अपने फोर्स को एक्सर्ट करने के लिए, तो ये भी एक बात बताई गई है ओशियन की वेव्स के फॉर्म्ड होने के लिए। अब अगर हम और देखें तो जो हमारी ये वेव्स हैं इनका एक रोटेशनल, जो बहुत बार ऐसा क्वेश्चंस भी कहा जाता है कि जो रोटेशन है अर्थ का वो भी अफेक्ट डाल रहा है, तो उसका भी एक लॉजिक ये कहा गया कि जो हमारा सी वाटर है इसमें जो सर्कुलेशन है, ये सर्कुलेशन जो डाउन साइड से लगता है, ये सर्कुलेशन ऐसे हमारे वेव्स के वाटर को मूवमेंट कराता है। तो एक ये लॉजिक भी दिया गया है रोटेशन के पर्सपेक्टिव में और एक एयर के रिलेटेड में रिलेशन में जो मैंने आपको बताया। अब अगर हम देखें वेव्स को, तो जो वेव्स हैं ऐसे और फिर ये नीचे, ये ऐसे मूव करती हैं। अब ये जो मूव करेंगी तो जो इसका अपर पार्ट है यहाँ, ये क्रस्ट और डाउनवर्ड पोर्शन जो है वो ट्रफ। तो ये क्रस्ट और ये ट्रफ, तो एक साइकिल ये जब पूरा करेगी ऐसे, तो इसको कहा जाएगा वेवलेंथ। अब ये जो वेवलेंथ है ये भी हमें वेव के नेचर्स के बारे में बताती है। जैसे कि बहुत सारी वेव्स ऐसी होंगी जो स्टीपर होंगी तो उनकी वेवलेंथ काफ़ी
कम होगी, लेकिन उनकी जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। बिल्कुल अगर हम इसी के अपोजिट बात करें तो जो भी हमें ऐसे वेव मिलते हैं कि जिनकी वेवलेंथ लॉन्गर है या फिर लार्जर है, तो उनकी हाइट तो वेव्स की कम होगी, लेकिन उनका जो डिस्टेंस कैरी करना होगा, डिस्टेंस जो कवर करेंगे वो बहुत ज़्यादा करेंगे। तो यह जो हमारे वेवलेंथ का अफेक्ट है, अगर वेवलेंथ कम होगी तो हाइट ज़्यादा होगी, अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो हाइट कम होगी। तो यह उसका एक सबसे बड़ा अफेक्ट है वेव्स के ऊपर जो पड़ता है। जैसे जैसे वेव्स कोस्टल रीजन्स में पहुंचेंगी तो वहाँ पर पहुँचते पहुँचते जो वेव्स हैं वो काफ़ी हाइट बढ़ती चली जाएगी और लैंड तक पहुँचने से पहले ही वो सबस्यूम हो जाएंगी। टेक्स्ट की बात करते हैं अगर, तो वेव ऑफ ऑसिलेशन। तो वेव ऑफ ऑसिलेशन ये कहता है कि जो हमारा, जिसे अगर हम हिंदी की बात करें तो दोलन की तरंग। तो जो वेव ऑफ ऑसिलेशन है एग्जैक्टली ये क्या है? सबसे पहले जो हमारा सी का सरफेस है और ये एक कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल का जो मैंने ये मूवमेंट बताया है आपको, यानी कि डीप से ऊपर की तरफ आना, तो ये जो हमारा पार्टिकल कैरी करता है, जो मूवमेंट करता है, इसको हम वेव ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर कोई पार्टिकल फॉरवर्ड मूव करता है तो हम इसको वेव ऑफ ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये हमारे पास सबसे मेन डिफरेंस है वेव ऑफ ऑसिलेशन का और वेव ऑफ ट्रांसलेशन का। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आपकी क्वेश्चन नंबर 11 से जुड़ी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपने अपना फिजिकल ज्योग्राफी के कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से देखा है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओरिजिन ओशियन करंट्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल ऑफ द इंडियन ओशन। समुद्री धाराओं के उत्पन्न होने के कारण क्या है, हिंद महासागर के उदाहरण से समझाइए। यूपीपीएससी 2016 में ये क्वेश्चन। तो अगर हम बात करते हैं इनके ओशियन करंट्स की, तो सबसे पहला बात तो एक ही है कि ओशियन वेव्स एक डिफरेंट हैं और ओशियन करंट्स एक डिफरेंट है। ओशियन वेव्स के अंदर जो ओरिजिन है वो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कैसे होता है, लेकिन ओशियन करंट की अगर हम बात करते हैं तो ओशियन करंट एक ह्यूज वाटर मासेस हैं। यह भी एक मूवमेंट ही है, लेकिन अगर हम बात करें वेव्स तो वो भी एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, पर वो अपर सरफेस में मिलेगा। अगर हम डाउनवर्ड देखें तो ओशियन करंट्स का हमें मूवमेंट देखने को मिलता है। ओशियन करंट्स का एक और बेस्ट फीचर है, ये हमेशा ऑल ईयर अराउंड पूरे वर्ल्ड में ये एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई ओशन करंट, जैसे कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, वो ऊपर जाने से बेहतर नीचे साउथ के मूवमेंट पे आ जाए। अगर वो साउथ के मूवमेंट पे आएगी तो वहाँ पर उसका एक सबसे बड़ा इफेक्ट ये होगा कि जो गर्म पानी है वो ठंडे से मिलेगा और ठंडा गर्म से, लेकिन जो ठंडा और गर्म मिलेगा तो वो डिफरेंट रीजन में मिलेगा। लेकिन नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट को हमेशा नॉर्थ अटलांटिक के मूवमेंट की तरफ जाना होगा। तो जो ये ओशियन करंट्स हैं इनका एक हमेशा डेफिनेट डायरेक्शन होता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस एक ओशियन वेव्स और ओशियन करंट में ये देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि जो हमारे फैक्टर्स हैं और ये जो कंट्रोल करते हैं ओशियन करंट्स को, साथ ही साथ जो ओरिजिन होगा इनका ओशियन करंट्स का, तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली बात अगर हम करें तो जो हमारे ओशियन करंट्स हैं ये डिपेंड करेंगे कि जो हमारी नेचर है वो रोटेशन के ऊपर, यानी कि जो हमारा करंट जिस मूवमेंट की तरफ जाएगा तो उसका अफेक्ट रोटेशन से ही पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक बात की गई है रोटेशन के ऊपर। अब रोटेशन में भी अगर हम देखेंगे तो एक सबसे बड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स, और सेकंड अगर हम बात करते हैं तो डिफ्लेक्टिव फोर्स बाय अर्थ रोटेशन, यानी कि एक तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी तरफ जो डिफ्लेक्टिव फोर्स है। तो इन दो सबसे बड़े जो हमारे फोर्सेस हैं जिनके लिए ओशियन करंट्स डेवलप होते हैं। अगर हम बात करें फर्दर तो जो ओशियानिक फैक्टर्स हैं, यानी कि कुछ ऐसे भी फैक्टर्स हैं जिनसे हमें ओशियन में ही रहते हुए ओशियन करंट्स के ऊपर इफेक्ट देखने को मिलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेशर। सेकंड की बात करते हैं तो टेम्परेचर वेरिएशंस, कहीं पे ठंडा ज़्यादा कहीं पर गर्म ज़्यादा, और फिर सैलिनिटी डिफरेंसेस।
तो ये 3 फैक्टर एक ऐसे हैं जो ओशियानिक ही फैक्टर्स हैं और ओशियन करंट्स के ऊपर अफेक्ट डालते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, विंड्स का, इवेपोरेशन का और प्रेसिपिटेशन का, अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो यानी कि जो हमारे फैक्टर्स थे ओशियानिक और ओशियानिक करंट्स पे अफेक्ट डाल रहे थे, उनको अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और विंड्स, यानी कि जब ज़्यादा उस टेम्परेचर होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा और प्रेसिपिटेशन भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब कुछ ऐसे भी फैक्टर्स हैं जो हमारे ओशियानिक करंट्स को और मॉडिफाई कर देते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर उसमें माना जाता है शेप ऑफ कोस्ट। अगर आपका कोस्ट ओपन है तो डेफिनेटली उसका एक अलग ही अफेक्ट ओशियन करंट्स पे मिलेगा। जो हमारा बेसिन है ओशियन का, उनका रिलीफ कैसा है, तो ये भी हमें बताएगा कि हम कैसे ओशियन करंट्स को जज कर पाएंगे या फिर हमें वर्ल्ड में किस ओशियन बेसिन के ऊपर कैसे ओशियन करंट्स मिलेंगे। सीजनल वेरिएशन, अब जैसे जिन रीजन्स में ठंडा ही ठंडा ज़्यादा रहेगा तो डेफिनेटली वहाँ पर कोल्ड करंट्स का ओरिजिन मिलेगा देखने को। फिर रोटेशन ऑफ अर्थ, जो तो हमें सबसे मेजर फैक्टर मिला है ओशियन करंट्स के फॉर्मेशन में। तो ये हमारे पास ओशियन करंट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन कि ओशियन करंट्स हैं क्या, ओशियन करंट्स कैसे मूव करते हैं, किस डायरेक्शन में जाते हैं, क्यों जाते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उनके ऊपर अफेक्ट किया करते हैं। अब जब हम बात करते हैं इंडियन ओशियन के एस्पेक्ट में, तो सबसे पहली बात जो हमें इंडियन ओशन के करंट्स हैं हमें वो पता होने चाहिए। कौन सा करंट कहाँ पे, अब जैसे कि एक मोजाम्बिक करंट है वो वार्म करंट है इंडियन ओशन का, अगुलहास करंट है वो कोल्ड करंट है। फिर अगर हम बात करें तो अगुलहास वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट में जाएगा, फिर वो ऑस्ट्रेलियन करंट बनेगा और अपने साइकिल को पूरा करेगा। तो अगर हम ऐसे ही इन करंट्स को हम डिस्क्राइब करेंगे तो ये भी डेफिनेटली हमारे इंडियन ओशन के ऊपर ही सेट होंगे और इंडियन ओशन के ही ये करंट्स हैं। अगर हम और करंट्स की बात करें तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट है इंडियन ओशन में इंडियन काउंटर करंट। अगर देखें तो ये हमें मिलेगा ज़ांजीबार से सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया वाले रीजन में। तो ये कुछ हमारे इंडियन ओशन के करंट्स हैं जहाँ पर हम अपना उनको मूवमेंट दिखा सकते हैं। हम इनको मैप पे भी डिनोट कर सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपके पास स्पेस हो तो आप एक छोटा सा डायग्राम एक फॉर इंफॉर्मेशनल पर्पस उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन नंबर 12 जहाँ पर हमने ओशन करंट से जुड़ी हुई बात की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, द रिलेशनशिप बिटवीन द विंड्स एंड द करंट्स बेस्ट सीन इन द ओशन जस्टिफाई। क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी 2016 में, पवनों और धाराओं के बीच का संबंध सबसे अच्छी तरह से हिंद महासागर में देखा जाता है, सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन सिंपल है। अब अगर सिंपल क्वेश्चन है तो यहाँ पर बस एक बात की गई है, जस्टिफाई। तो जस्टिफाई का सबसे पहली बात कि जो जस्टिफाई होता है उसका मतलब ये कि जो बात कही गई है आप उसको सही प्रूव करिए। तो जब आप उसको सही यानी कि पवनों और धाराओं का, तो जो हमारी विंड्स हैं डेफिनेटली जो हमारी सी वेव्स हैं उनको तो मूव कराती हैं और उनके ऊपर जो एक अफेक्ट है जो हमारा ओशियन करंट्स पे भी देखने को मिलता है, तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करती हैं हमारे ओशियन करंट्स में भी। तो पहले इनके रिलेशन को हम बताएंगे कि कहाँ पर किसका रिलेशन कैसा होगा। विंड्स, जैसे कि वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो नॉर्थ या हम बात करें साउथ इक्वेटोरियल करंट की, तो जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है ये ब्राज़ील से नीचे की तरफ चलेगी। तो जब ये नीचे की तरफ चलती चली जाएगी तो हम यहाँ पर इसको मूवमेंट दे सकते हैं कि कैसे हमारी ट्रेड विंड्स हैं तो वो हमारी ईस्ट से जनरेट होके और कैसे वेस्ट की तरफ वो आती हैं। तो कैसे जब वो आएंगी तो जो उनका डायरेक्शन है हम उसको दिखा सकते हैं कि देखिए विंड्स का डायरेक्शन ऐसे चल रहा है, साथ ही साथ ओशन करंट्स का डायरेक्शन ऐसे चल रहा है। तो इस चीज़ को हम बेस्ट सूट करा सकते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है तो उसमें हम ये बात सबसे बेस्ट बता सकते हैं कि कैसे हम इस चीज़ को लिंक करेंगे। तो जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है तो हम नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट से विंड डायरेक्शन को मैच कराएंगे, बिल्कुल ऐसे ही इंडियन ओशन के करंट्स को मैच कराएंगे। तो इस तरह से हम अपने इस पूरे क्वेश्चन को लिख सकते हैं और एक मैप पे व्यू भी दिखा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो जो कि था जुड़ा आपका हाइड्रोस्फीयर से। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।